तो जिस बच्चे को माँ ने अपनी सीने से लगा करके पाला, जब वही बच्चा बड़ा होकर के अपनी माँ को गंदी गंदी गालियां दे, उसको अपशब्द कहे, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक थर्ड आई प्रॉक्सी पीएलआर का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पास्ट लाइफ्स जो हमारे क्लाइंट है उनकी इमर्ज हुई, और उनके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमारे क्लाइंट के सामने मतलब जैसे आ गए। दोस्तों, ये जैसे कि आप जानते हैं कि प्रॉक्सी थर्ड आई पीएलआर जो होता है, थोड़ा सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन से थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर तो अगर आपने अपना पूर्व का जीवन जानना है तो आपको गहरा ध्यान कराया जाएगा, आपको ट्रांस की अवस्था में भेजा जाएगा, जिसके अंदर बॉडी के मोटर फंक्शंस नम हो जाते हैं, माइंड काफी क्लियर हो जाता है, और फिर आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि पूर्व जन्म के दृश्य इमर्ज होने लग जाते हैं। लेकिन जो भाई बहन ध्यान बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, जो कि फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो ट्रांस में नहीं जा पाते, ऐसे भाई बहनों के लिए थर्ड आई प्रॉक्सी पीएलआर होता है, जिसके अंदर अगर आप अपना पीएलआर कराना चाहते हैं तो आपको ध्यान में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जैसे हम हैं या हमारे जो थेरेपिस्ट हैं, जो आकाशिक रीडर हैं, जो ये वाला पीएलआर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे वो ध्यान में जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, यानी वो दिव्य शक्तियां जिनका काम है आपको गाइडेंस देना, आपको सही दिशा दिखाना, उनसे वो कनेक्शन बनाते हैं। और फिर जैसे आप सामने से आपके प्रश्न आते हैं, तो आपके जो भी प्रश्न होते हैं वो आपके पूर्व के जीवन के कौन से कर्म से जुड़े हुए हैं, वो वाला पूर्व का जीवन और उसके दृश्य जो है वो इमर्ज होने लगते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका ना केस नहीं समझा जाता। रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो क्या होता है कि पहले पूरा डिस्कशन होगा, पहले तो 1 घंटा बातचीत होगी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो अपना माइंड ना बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनके मन में पहले से कोई भी विचार ना आए, कोई भी बायस ना हो। वो बस ये बोलते हैं कि ठीक है, जब मैं ध्यान में चली जाऊंगी तो या चला जाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, अब आप अपने प्रश्न पूछो, और फिर जो है उनको दृश्य इमर्ज होने लग जाते हैं। तो इसका प्रोसीजर होता है कि सामने जैसे आपको अपना पीएलआर कराना है, तो आप अपना एक प्रश्न पूछोगे, उससे जुड़ी हुई चीजें इमर्ज होंगी, फिर आप और पूछोगे, उससे जुड़े हुए फर्दर आंसर्स आएंगे। तो इसी फॉर्मेट के अंदर जो है हमारा आज का ये जो केस है आप सभी के सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं। छोटा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। जिन बहन ने पीएलआर कराया, बहन एक विवाहित महिला है, 50-55 वर्ष इनकी आयु है, अपने विवाह से एक ही संतान इनको प्राप्त है, एक ही पुत्र है, जो कि बहुत बहुत प्यारा बच्चा था। माता पिता का कहना मानता था, इज्जत करता था, पढ़ाई लिखाई करता था अपना, जैसे बच्चे होते आज्ञाकारी बच्चा था। लेकिन जब बच्चा 16-17 साल का हुआ, यानी जब वो जवान हुआ, तो अचानक से बच्चे को कुछ ऐसा हो गया कि बच्चे ने वही माता पिता जिनसे बच्चे को इतना गहरा प्रेम था, बच्चे ने उनको कर्ज करना शुरू कर दिया कि मेरे जीवन के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसका कारण आप लोग हो। पहले बच्चे ने कर्ज करना शुरू किया, फिर बच्चे ने घर में तोड़ फोड़ करनी शुरू करी, फिर बच्चा आज ऐसी स्टेज के अंदर है कि बच्चा अपने को जन्म देने वाले जो उसके माता पिता हैं उनको गालियां देता है, गालियां। तो बहन ने कहा कि भैया, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हो गया है, किसी ने कुछ करा दिया है क्या, क्या प्रॉब्लम है। कह रही हैं कि मेरा वो बच्चा जो माँ माँ मम्मी मम्मी करता था, हर चीज मुझे बचाता था, बताता था, कह रहे आज वो मुझे जब गालियां देता है ना, तो मेरा जैसे जो सीना है वो छल्ली हो जाता है। कह रहे मेरे दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं, मैं रोती हूँ उसकी गालियों से। मतलब क्या वो बोल रहा है, कह रहे उससे ज्यादा मेरे को ये होता है कि मैं ना थोड़ा शौक में चली जाती हूँ कि मेरा बच्चा मुझे ऐसी बातें कैसे बोल सकता है ना। तो ये इनके और भी कई सारे प्रश्न थे, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा दुख है कि इनका जो बच्चा है वो जैसे एकदम से वो हो गया है। और अब ये कहते हैं कि ना मेरा बच्चा पढ़ाई करता है, ना वो कोई काम धंधा कर रहा है, ना वो कोई नौकरी कर रहा है, आगे सेटल भी नहीं होना चाहता। तो ये कहते हैं कि हमारे को बच्चे की चिंता खाई जा रही है। तो ये इनका सबसे मेन टॉपिक था। फिर इसके ऊपर दृश्य सामने आए, फिर अलग अलग फर्दर और क्वेश्चंस इनके थे। जैसे जैसे वो अनफोल्ड होते गए तो सारी कड़ियां जुड़ती गई, और जैसे हमने बताया, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पास्ट लाइफ्स इनके सामने इमर्ज हुई। तो प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने क्या क्या अपने पूर्व के जीवन में देखा, क्या प्रश्न पूछे सारे,
इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारा जो चैनल है उसकी मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं वैष्णवीज फैशन वर्ल्ड, सूचना साहा 756, फिर हैं सत्य बाला गुप्ता 5370, फिर हैं मोनालिसा समल 5905, अमृत कौर 2450, सोनल पटेल 7184, प्रियतमा सहारे -M9Q, फिर हैं प्रशांत कुमार चौधरी 6081, फिर हमारे साथ हैं जिन्होंने आई थिंक अपग्रेड किया है अपने को M9885PT, बरखा रानी ठाकुर -BW5CU, वीरेंद्र शर्मा 2808, शोभा गायकवाड़ 7656, फिर हैं संगीता मारखाड़े 2669। ये उन सभी भाई बहनों के यूजर आईडीज हैं यूट्यूब पे जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर 2 प्रकार की मेंबरशिप्स अवेलेबल होती हैं। पहली होती है हीलिंग सर्कल। हीलिंग सर्कल के अंदर हर महीने एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कराया जाता है, जिसके माध्यम से आप अनुभव कर पाते हैं कि पूर्व के जीवन का प्रतिगमन जब होता है तो कैसे दृश्य सामने आते हैं, क्या उसमें फीलिंग होती है, कितना मतलब क्लैरिटी मिलती है, आप उसको अनुभव कर पाते हो। 1-on-1 में जो पीएलआर होता है ये उतना इफेक्टिव तो नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव आपको करा देता है कि अच्छा पूर्व की जीवन की यात्रा कैसी होती है, और कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें भी निकलते हैं। लेकिन जिन भाई बहनों को रेगुलर हीलिंग की आवश्यकता होती है, वो रेगुलर वो चाहते हैं कि हिप्नोथेरेपी के सेशंस वो अटेंड कर सकें, उनके लिए हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप होती है, जिसके अंदर 2 बार महीने में ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है उनके लिए, और उसके अलावा 4 अलग अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस, जो कि वैसे तो 4 से ज्यादा हैं जो सेशन कराए जाते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो बाकी के हिप्नोथेरेपी सेशंस होते हैं वो 3 से 4 होते हैं। जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग करना, कोई आपको बुरी आदत है और आप उसको छोड़ना चाहते हो तो डी एडिक्शन से जुड़े हुए सेशन कराना। अगर कोई लोग आपके जीवन में ऐसे जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, आप उनसे दूर होना चाहते हो, है ना, मानसिक तौर से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो उनसे, तो डिटैचमेंट क्रिएट करना, जिसको कॉर्ड कटिंग सेशन बोलते हैं, वो करना, वूम हीलिंग करना, थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज का अगर प्रभाव होता है उसको रिजॉल्व करना, तो इस प्रकार के बहुत सारे हिप्नोथेरेपी के सेशंस कराए जाते हैं। तो जो भी भाई बहन महीने के अंदर ये 5 से 6 सेशंस का लाभ उठाना चाहते हैं, जिसके अंदर 2 ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन होते हैं, वो भाई बहन जो है हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप लेते हैं। तो ये जो भाई बहन है इन्होंने अभी रिसेंटली चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है, जिसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि जब फिर पूर्व के जीवन के दृश्य सामने आए तो क्या दिखाई दिया। तो पहला वाला क्वेश्चन तो वही था कि भाई जो बेटा इतना ज्यादा प्रेम करता था हमारे को, वो इतनी नफरत क्यों करने लग गया है, गालियां क्यों देने लग गया है, कर्ज क्यों करने लग गया है। मैं और मेरे पति यानी बच्चे के दोनों माँ बाप जो है बहुत हर्ट हैं। तो ऐसा पता चलता है, पहले पहले पूर्व के जीवन का दृश्य नहीं आता, पहले एक बहुत ही डार्क एंटिटी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है वो नजर आती है, और ऐसा सामने आता है कि ये जो भी हरकतें आपका बच्चा कर रहा है, जो वो अपशब्द बोल रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, बच्चा किसी डार्क एंटिटी के प्रभाव के अंदर है। वो डार्क एंटिटी आपके ऐसा करा रही है, और क्यों करा रही है, क्योंकि वो डार्क एंटिटी आपसे बदला लेना चाहती है किसी चीज का। तो क्या बदला लेना चाहते हैं, कहते हैं हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, क्या बदला लेना है उसको। तो नेक्स्ट फिर ये प्रश्न पूछते हैं, ऐसा ही होता है, एक प्रश्न पूछा उसका उत्तर आया कि कौन क्यों कर रहा है बच्चा, उत्तर आया कि बच्चा खुद नहीं कर रहा, एंटिटी करवा रही है। सेकंड प्रश्न पूछा जाता है कि एंटिटी कौन है, इसका क्या बदला है। तो जब ये वाली बात होती है, फिर पूर्व के जीवन का दृश्य इमर्ज सामने होने लगता है, जिसके अंदर दिखाई देता है कि ये जो लेडी आज परेशान है ना, जिसका बच्चा उसको गालियां देता है, ये एक पुरुष है जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर है, और ब्रिटिश ऑफिसर भी अच्छी खासी रैंक है उसकी। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्रिटिश सेना के लोग हैं या शायद पुलिस वाले हैं, जो कि भारत के अंदर हैं ये लोग, है ना, और तो उनका ये जैसे एक प्रकार से उनके लीडर हैं।
इनको ऑर्डर आया हुआ है और वो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कहीं जा रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि घोड़े पर बैठे हैं। पूरे इन्होंने वो लॉन्ग वाले बूट्स पहने हैं, वो पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म है, मूछें हैं और एक ताव है चेहरे पे। तो घोड़े पे चल रहे हैं, साथ साथ में इनके जो है और ऑफिसर्स की मतलब और जो पुलिस वाले हैं, उनकी एक टुकड़ी चल रही है। घोड़े पर ये बैठे हैं और धीरे धीरे ऐसा दिखाई देता है कि एक गरीबों की बस्ती है जहां पर बहुत सारे झोपड़े बने हुए हैं। उस जगह को क्लीन करना है, इसका ऑर्डर इनके पास आया हुआ है। लेकिन जो लोग हैं वो जगह को खाली नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जमीन होगी लेकिन हमारे लिए हमारे घर हैं, हमारी दुनिया है, हमें यहाँ से उजाड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, है ना, हमारे साथ ऐसा ना किया जाए। तो लोग बहुत दुखी हैं, वहां पे बहुत ज्यादा आक्रोश है और इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है कि इनको वो जगह खाली करानी ही करानी है। तो ऐसा नजर आता है कि जो सामने वाले जो लोग हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा उनको भड़काने वाला या जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका एक लीडर है। और वो लीडर जो है सबको समझा रहा है कि कैसे इन अंग्रेजों से हमारे को दबना नहीं है, ये अफसरों से हमारे को दबना नहीं है, ये हमारी जगह है, हमारी जगह से हमारे को कौन कैसे निकाल सकता है। तो इनको ऐसा नजर आता है कि भाई यही बंदा जो है वो प्रॉब्लम है। तो एक क्षण में ये क्या करते हैं, घोड़े पर बैठे बैठे अपनी पिस्टल निकालते हैं। और पिस्टल कैसी है, वो पुराने जमाने में होता है ना जिसमें एक मोटी वाली बड़ी गोली डलती थी, ऐसे आपने फिल्मों में देखी होगी, उस प्रकार की जो पिस्टल है उसको ये निकालते हैं। और जैसे वो नारे लगा रहा होता है तो एक क्षण आता है जिसमें जो सामने नारे लगाने वाला लीडर है उसकी आंखें इनकी आंखों से मिलती हैं। और जैसे ही वो आंखें मिलती हैं ये फायर कर देते हैं और वो बड़ी सी गोली जो है जाकर के सामने वाला जो लीडर है उसकी छाती के आर पार हो जाती है। जैसी वो गोली आर पार होती है, एक जैसे गोली चलती है तो साउंड होता है। तो जहां जिस स्थान पर नारे लग रहे थे पहले, है ना, जिस स्थान पर लोग प्रतिकार कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जैसे ही उनका जो लीडर है उसकी छाती से गोली आर पार होती है, जैसे एक सन्नाटा वहां पर छा जाता है। सब लोग दहशत में, जैसे दहशत से भर जाते हैं। और वो ठंडी कुनकुनी सी सर्दी नहीं लगने लग जाती है अचानक से, शीत लहर दौड़ जाती है, जैसे सबके मन में वो सरसराहट सी दौड़ जाती है। तो सब के सब वहां सुन्न हो जाते हैं और उस एक गोली के साथ उनका वो जो विरोध कर रहे थे, वो जो प्रतिकार कर रहे थे, वो जो आंदोलन सा चला रहे थे कि हम जगह खाली नहीं करेंगे, उसको ये कुचल देते हैं। सिर्फ एक आदमी को, बहुत तेज होते हैं, ये रिकग्नाइज कर लेते हैं उसको मारना है। तो जिसको मारते हैं ये, उस जीवन के अंदर जो लीडर है, वो लीडर ही आज वो प्रेत आत्मा है जो कि इनको दुखी कर रहा है और इनके इनसे बदला ले रहा है। तो ऐसा अब ये कहते हैं। अच्छा, और भी दृश्य सामने आते हैं, सॉरी हमने और लिखा हुआ है और हमारे को बताया गया था कि उसको गोली मार दी जाती है। वो लोग वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं, मतलब ना जैसे गांव के बस्ती के जो लोग हैं वो उसी को ही देख रहे हैं कि यार मार ही दिया, उसका खून बह रहा है। और जितने में वो खून बह रहा है, इनके जो साथ में पुलिसकर्मी होते हैं वो जाकर के सभी झोपड़ियों के अंदर आग लगा देते हैं। तो दृश्य ऐसा होता है कि पूरा गांव जल रहा है और लोग शौक में अपने लीडर को देख रहे हैं जिसके शरीर से खून बहना जैसे बंद ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर इनसे पूछा जाता है कि अच्छा अगर मेरा कार्मिक अकाउंट है तो मेरे पति इतने क्यों दुखी हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि जिस ऑफिसर ने इनको ऑर्डर दिया था कि आपको एग्जीक्यूट करना ही करना है, कोई और जगह नहीं है, यही जगह हमारे को चाहिए, इनका बड़ा ऑफिसर, इनके पिता, इनके जो हस्बैंड है, वो इनके बड़े ऑफिसर थे जिन्होंने आदेश दिया था ये कैरी आउट करने के लिए। फिर इनका जो बेटा है, इनके बेटे के ऊपर वो क्यों हावी है भाई, कैसे क्या हो गया। तो ऐसा दिखाई देता है कि इनका बेटा, अब क्योंकि ये ब्रिटिश थे तो बेटा भी ब्रिटिश था पास्ट लाइफ के अंदर, और पास्ट लाइफ में वो इनका भाई था। वो पुलिस ऑफिसर तो नहीं था, लेकिन क्योंकि ये इंडिया के अंदर पुलिस ऑफिसर थे तो इनकी ही जो परफॉर्मेंस थी इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, इनकी जो धाक थी, उसी का ही फायदा उठा करके उनका जो ब्रिटिश भाई था वो इंडिया आया था और उसने इंडिया के अंदर अपना बिजनेस सेटअप किया था। और तो इनका जो बल है, इनका जो जो ये सब करते थे, क्योंकि अकेली एक झोपड़ी नहीं उजाड़ी है, ये एक मेन दृश्य जो उस बंदे को गोली मारी और उसकी एंटिटी भी वो वाला सामने आया था। लेकिन ऐसे कई सारे ऑर्डर्स पूरे अपनी जिंदगी के अंदर जो है इन्होंने पूरे किए थे। तो वो जो ऑर्डर्स ये पूरे करते थे और धाक इनकी थी, तो इनका ब्रिटिश भाई जो है उसको बड़ा फायदा हुआ उस चीज का, उसकी वजह से वो अपना बिजनेस इंडिया के अंदर सेटअप कर पाया। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो है
कुछ ऐसा बना क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे वो यहाँ पे था ना, उसने अपनी जिंदगी के अंदर एंजॉय किया। तो एंटिटी तो बहुत समय से ढूंढ रही थी कि ये कहाँ है, कहाँ इन लोगों ने जन्म लिया है। बहुत बार क्या होता है, ऐसी चीजें क्या जन्म से साथ नहीं होती है, उनको आपको ढूंढना पड़ता है। तो कुछ ऐसा सबब बना कि इनका जो बेटा है वो मिल गया उनको, उसने पहचान लिया उस आत्मा को, और उनके माध्यम से फिर ये जो है इनके घर के अंदर आ गया है। ठीक है जी। तो अब फिर ये जो बहन है ये थोड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? ये फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, ये कहते हैं कि मैंने तो कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। अपने इस जीवन के बारे में बताते हैं। तो मैं ऐसा क्रूर ब्रिटिश ऑफिसर कैसे हो सकता हूं? भाई हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, हम तो सेवा करते हैं, मैं कैसे हो सकता हूं ये? तो इसमें उत्तर आता है कि वो जो पूर्व का जीवन था ना दोस्तों, उसके अंदर भी जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो अंदर से क्रूर नहीं था, लेकिन उसको ऑर्डर फॉलो करना होता था। और ऑर्डर को कैसे फॉलो करना है उसके इंस्ट्रक्शंस ऊपर से होते थे, है ना? तो आ, ऐसा आया। लेकिन ये सामने आई बात कि क्योंकि तुमने कई सारी ऐसी बस्तियां उजाड़ी थी और ऐसे कई सारे वो किए, तो तुम्हारे को एक और लाइफ के अंदर तो बहुत ज्यादा यातनाएं और बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। तो अभी कैसे है, अभी की जो इनकी लाइफ है जिसमें बच्चा गालियां वालियां देता है, इससे एक पिछली लाइफ थी, एक उससे भी पिछली लाइफ थी, मतलब एक इमीडिएट पिछली लाइफ और एक जस्ट उससे पिछली लाइफ। तो जो जस्ट उससे पिछली लाइफ थी उसके अंदर तो ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, जिसके अंदर इन्होंने कई सारी झोपड़ियां उजाड़ी। और उसके बाद फिर बीच में एक और लाइफ रही है अभी वाली लाइफ से पहले, जिसके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी देखी है। तो जो बीच की लाइफ है उसके अंदर क्या नजर आया दोस्तों, अभी उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम एक बात के ऊपर यहां पर जोर देना चाहते हैं। और ये मैसेज बहुत क्लियरली हम इस वीडियो से देना चाहते थे, इसलिए हमारे को लगा कि यार ये वाला केस शेयर करना चाहिए। देखिए हमारे को ऐसा लगता है कि ना हम कोई भी काम करते हैं, बहुत लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ यार, ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। जैसे कोई कंपनी है वो ऐसे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिससे कैंसर होता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, और आप सोच रहे हैं यार मैं तो बस उसमें काम करता हूँ ना, मेरा काम थोड़ी है, तो कंपनी है ना। देखो कंपनी सिर्फ एक नाम है, अल्टीमेटली तो लोग ही चला रहे हैं उसको। आप बोलोगे मुझे मेरा घर चलाना है, ठीक है आप अपना घर चलाओ, लेकिन आपका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उस कंपनी के अंदर, जितना अगर जहर फैलाने में आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके पाप का भार आपके ऊपर आता ही है, आप उससे नहीं बच सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखा जाए तो इन्होंने बोला कि भी मेरे को ऑर्डर है गोली मारने का, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है। अब भाई गोली जो है, आप अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए तो नहीं मार रहे हो, या वैसे तो अगर उसके लिए भी मारते हैं उसका भी कुछ बाहर आता है, जब सामने वाले को मार देते हैं ना, सामने वाले के तो प्राण गए। ठीक है। आपको पता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो मतलब कॉलोनीज बनाती है ना, वो दे आर कॉलोनिस्ट, कॉलोनिस्ट बोलते हैं ना उनको। एक कॉलोनिस्ट जो विचारधारा की जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं, उनका काम ही है कि जो प्रवासी लोग होते हैं, यानी कि एक सर्टन भूमि के अंदर जो लेने वाले लोग होते हैं, उनकी भूमि को अपने अधिकार में लेना, विस्तार करना, और विस्तार करने के लिए जो पहले से लोग होते हैं उनको कीड़े मकोड़े समझना, उनको उनकी जगह से हटाना, उनके साथ मारपीट करना, है ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना। ठीक है। विस्तारवादी नीति होती है। आपको यह पता है कि जो नौकरी आप चूज कर रहे हो, उस नौकरी का जो मेजर हिस्सा है वो दूसरे लोगों पे अत्याचार करना ही है। आपको ऑर्डर आएगा, आप अत्याचार ही आपके पास है। तो ये नौकरी आप चूज कर रहे हो अपनी मर्जी से। कोई वर्ल्ड वॉर थोड़ी हो रही है कि वर्ल्ड वॉर के लिए आपने फौज में इनलिस्ट कर लिया कि मैं अपने देश को बचाऊंगा जी, अपने देश के लिए लड़ूंगा जी, है ना, तो वहां पे गोलियां चल रही हैं, ये वो थोड़ी है। ये एक कॉलोनिस्ट का जो काम है, जो कॉलोनाइजेशन करते हैं, जो कॉलोनीज बनाते हैं, उनका काम ही होता है कि जो आम लोग होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं, हु आर जस्ट गोइंग अबाउट देयर लाइव्स, उनके जीवन को नष्ट करना और अपनी फैक्ट्रियां लगाना, उनको वहां से उखाड़ना। तो आपने चूज किया इस लाइफ को, आपने चूज किया उस रोल को, कोई भी आपका वो रहा हो, आपका रीजन रहा हो, है ना। तो लेकिन आप चूज कर रहे हो ना, आपको पता है ना आप किस चीज के अंदर जा रहे हो। तो जो आपके हिस्से का आपने काम किया होता है, चाहे आपको ऑर्डर मिला, लेकिन आप आए क्यों उस ऑर्डर लेने वाली लाइफ के अंदर? तो आए हो तो वो भुगतना आपको पड़ता है, उसका भार आपके ऊपर आता है। फर्क ये हो जाता है कि जिस इंसान के अंदर पश्चाताप है, जो इंसान चाहता है कि यार ये मैं नहीं करना चाहता यार, कैसे, तो उनको अपनी गलती को सुधारने का,
या अपने जीवन को सफल करने का, उनको ना बहुत सारे मौके देते हैं परमात्मा कि अब तुम कुछ ऐसा करो कि तुम सेवा के उसके अंदर आ जाओ, अब तुम कुछ सेवा करो, अब तुम वापस अपना भार जो है वो उतर जाए। तो इसकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं ऐसे लोगों के। जो लोग तो पूरी इच्छा से खुशी से अत्याचार करते हैं, उनकी लाइफ में तो जब जब वो परेशान होते हैं ना, तो बहुत लोग होते हैं, बहुत रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये वो। और अभी भी घृणा से भरे हुए लोग होते हैं, दिखेंगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग, है ना। तो उनको अपनी वो चीज सुधारने के मौके ही नहीं आते, क्योंकि अंदर पश्चाताप है ही नहीं, प्रायश्चित करना ही नहीं चाहते उस चीज का। लेकिन ये भावना रखने से आपको प्रायश्चित कर पश्चाताप की भावना रखने से प्रायश्चित करने के मौके जो हैं परमात्मा से बहुत सारे अपने जीवन के अंदर मिलते हैं। तो आप जो भी आप काम करते हैं अपने जीवन के अंदर, ये सोच करके कि मैं तो सिर्फ नौकरी करता हूं, मेरा क्या, तो ऐसा नहीं होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल है, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कैम करने वाले कॉल सेंटर्स चलते हैं, जो कि दूसरे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है। पहले जब पुलिस वाले रेड किया करते थे ऐसे कॉल सेंटर्स पे, जहां से फॉरेनर्स को डूब किया जा रहा है, या इंडिया के दूसरे लोगों को डूब किया जा रहा है, कुछ जॉब देने के बहाने से, कुछ करने के बहाने से डूब किया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होता था, पहले जो कॉल सेंटर का मालिक होता था ना, सिर्फ उसको उठा करके ले जाती थी पुलिस, उसको जेल में डालती थी, उसके ऊपर सजा होती थी या उसके ऊपर पेनल्टियां होती थी। लेकिन एक बहुत लंबे समय के बाद जो साइबर क्राइम वाली जो पुलिस होती है, उन्होंने रियलाइज किया कि यार अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए आ रहा है इस कॉल सेंटर के अंदर, ठीक है, चलो हो सकता है कि उसको एक दो दिन समझ में ना आए, लेकिन ट्रेनिंग हो रही है, अल्टीमेटली उसको समझ में आ रहा है ना कि वो क्या नौकरी कर रहा है ना। तो इसीलिए अब जब भी ऐसे कॉल सेंटर्स को बस्ट किया जाता है, तो उसके अंदर सिर्फ मालिक को नहीं पकड़ा जाता, जितने लोग कॉल करते हैं, जितने लोग वहां पे काम करते हैं, सबके ऊपर केस बनते हैं, सबको अंदर डाला जाता है ना। तो हम नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कॉल सेंटर में कोई नौकरी कर रहा है, बंदा कहे मैं तो नौकरी कर रहा हूं जी बस। अरे कोई छोटा मोटा कंप्लायंस इश्यू थोड़ी है जो आप बोल रहे हो नौकरी कर रहा हूँ और ये चीज भी मेरे को तो पता नहीं थी, है ना। एक होता है कई छोटे मोटे कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, भी ऐसे बोलना था, मैंने तो ऐसे बोल दिया जी, वो थोड़ी है कि मैं जेल नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि आपका जो मालिक है उसका काम ही धोखा देने का, धोखाधड़ी का काम है, उसके अंदर से आप हा हा हू करके पैसे कमा रहे हो। तो जब आप ऐसे करते हो तो सिर्फ मालिक नहीं जाएगा, आप भी अंदर जाओगे। तो इसीलिए न केवल डायरेक्टली हम क्या काम करते हैं, लेकिन कहाँ हम काम करते हैं, हमारा काम किस चीज से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे को नजर रखना आवश्यक है। अच्छा, फिर ये पूछते हैं कि भी फिर क्या हमने दुख झेले हैं, है ना। तो अभी हमने बताया था कि ये पीछे से पीछे की लाइफ थी, ब्रिटिश ऑफिसर वाली। अब जस्ट एक पिछली लाइफ है, उसके दृश्य सामने आने लगते हैं, जिसमें दिखाई देता है कि एक बहुत बहुत गरीब किसान है। एक ऐसा किसान जिसने अपनी पूरे जीवन भर धन के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। परिवार इनका यही है, बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा आता है सामने कि जो आपने पाप झेलना पड़ता है ना, या जो कि भी, एक तो है कि एंटिटी पीछे पड़ी हुई है, ये तो वो लीडर है जिसकी आपने जान ही ले ली थी, तो ये तो आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो सब लोग जो पहले से ही गरीब थे, धक्के खा रहे, झोपड़ों में ही तो रह रहे थे, कौन से बेचारों। तो ऐसे आपने अनेकों अनेक लोगों के घर उजाड़े, गरीबों को और गरीब किया। गरीबों को और गरीब किया का मतलब होता है, एक आदमी गरीब होता है लेकिन एटलीस्ट उसके पास अपनी सर छुपाने का उसके पास साधन है, उसका झोपड़ा उसने बना रखा है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था उसने कर रखी है, आसपास का सिस्टम होता है कि भाई यहाँ से मैं लकड़ियां काट लाऊंगा, ऐसे मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा बहुत मैं फल सब्जी उगा लूंगा। आपने वो तक जो है गरीबों से छीन लिया था, जिसकी वजह से फिर दृश्य सामने आया कि बहुत ज्यादा दरिद्री के अंदर जो है ये रहे वहां पे। और दरिद्री में कैसे रहे कि जैसे एक तो इनके पास कोई खास कोई बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो जमीन थी उसमें से जितना भी अनाज ये बेचने के लिए वो करते थे, तो आगे जो खरीदने वाले जो लोग थे, जो बड़े जमींदार लोग थे, एक होता है किसान, एक होता है बड़ा जमींदार, जमींदार के पास जैसे अपना सामान बेचते थे या उनके थ्रू ये कुछ वो करते थे, तो कभी भी जमींदार जो है इनको इनके हक के पैसे नहीं देते थे। हमेशा इनकी फसलों के पैसे बहुत कम दिए गए इनको, जिससे हमेशा हैंड टू माउथ रहे अपनी इमीडिएट पिछली लाइफ के अंदर। अब इनके कुछ और प्रश्न भी हैं, उनसे और लाइव्स खुलेंगी और वो वापस ये गरीब वाली लाइफ में वापस हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तो फिर आता है, ये ऐसा बताती हैं, अभी अभी पूछती हैं कि ना मैं हमारे ना मेरे ना कई सारे भाई बहन हैं, चार पांच भाई बहन, और ये सबसे बड़ी हैं उनके अंदर। तो ये कहते हैं कि इनके परिवार के अंदर ना
इमोशनल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इनके भाई बहन ना जैसे इनके ऊपर ही डिपेंडेंट से रहते हैं। तो ऐसा क्यों है ना, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हर चीज के लिए कि यही बताएंगे। तो एक और बहुत पीछे का जीवन सामने आता है कि एक गांव है, जिस गांव के मुखिया हैं ये, और इनकी बहुत बड़ी हवेली है, जिसके अंदर 15 से 20 परिवार के सदस्य रहते हैं। दिखाई देता है कि एक बहुत पावरफुल इंसान है ये, लेकिन मतलब एक होता है पावरफुल इंसान अत्याचार करने वाला, वैसे नहीं है, न्याय प्रिय है। इनके गांव के अंदर इनकी जो जुबान है, जो इन्होंने बोल दिया वही फाइनल है। तो इनके गांव के अंदर लोग जो हैं अपने मसले सुलझाने के लिए, या अगर उनको कोई धन की भी समस्या होती है तो उसके लिए आ जाते हैं, ये फैसला करते हैं, और ये जो फैसला करते हैं वही फाइनल होता है। और ऐसा दिखाई देता है कि जो सारे इनके घर के सदस्य हैं वो भी इनकी बात मानते हैं, है ना। तो ये ना बिल्कुल वैसा वाला पर्सनालिटी है। वो आपने मूवी देखी है बुलंदी, बुलंदी जिसके अंदर अपना ये अनिल कपूर की मूवी थी बुलंदी ना, उसके अंदर उनके हाथ में से कड़ा होता है, वो कड़े को ऐसा करते हैं, कहते हैं कि यही मेरा जो है वचन है, और पहले रजनीकांत होते हैं, फिर उसके बाद उनके जो बड़ा बेटा होता है उसको मिल जाती है। बिल्कुल वैसा वाला वाइब था कि भाई ऐसे ऐसे गांव है, गांव के अंदर जो है सारे फैसले ये कराते हैं। तो अब ऐसे पूछा जाता है कि भाई ये तो अच्छा बता रहे हो आप, तो आज तो हम परेशान हैं, तो हमने गलती क्या करी है इसके अंदर? भाई लोगों के अगर हम फैसले करा देते हैं, रिजॉल्व करा देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वो वाली लाइफ में कोई गलती हुई थी क्या? तो जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है गलती वाला, तो ऐसा सामने आता है कि ये ना बेटों से बहुत ज्यादा मोह करते थे। पुराना जमाना था, सोच ये थी कि सब कुछ बेटों का ही होना चाहिए। तो जो बेटे हैं उनको तो इन्होंने दे दी अपनी सारी जायदाद, परिवार में काफी सारे लोग थे ना, लेकिन घर में ना कुछ बेटियां थी। उन बेटियों को जायदाद में हिस्सा देना तो दूर की बात है, लेकिन अपने हमारे उसूल ये हैं, और ये उसूलों की बात करके और कुछ इस चीज का हवाला देकर के बेटियों के विवाह ऐसे कराए, बिल्कुल सिंपल। अपने घर की बेटियों को बस चुन्नी चढ़ा करके दूसरे परिवारों के अंदर भेज दिया गया, और उसके बाद उनके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो वाली सोच नहीं होती कि भाई यहां से तुम्हारी जो है वो डोली उठेगी और वापस तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए, और ये बहुत जरूरत से ज्यादा सत्यवादी हैं, हमारा वो नाम का जैसे वो रुक्का है हमारा, है ना, वो है। तो बेटियों के ऊपर उस चीज का भी प्रेशर बहुत ज्यादा। उन्होंने अपने जीवन के अंदर फिर क्या झेला क्या नहीं झेला, उन्होंने कभी फिर बताया नहीं। और बेटियों को ऐसे घरों के अंदर भेजा गया जिसके अंदर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, है ना। तो बेटियों को मतलब नहीं दिया। ये एक इस वाली जमींदार वाली लाइफ की, जो ब्रिटिश ऑफिसर से भी पीछे की लाइफ है, उसके अंदर जो गलती है वो नजर आई। फिर ऐसा इनको ऐसा समझ में आया, ऐसा दृश्य जो थेरेपिस्ट है उनके सामने अपने आप आया, जो हीलर है उनके सामने, कि वही वाली जो बेटियां हैं जिनके लिए इनके मन में ये थॉट था कि इनको पैसों की जरूरत नहीं है, बेटियों को नहीं देना होता, बेटियां अपने घर में देखी कि उनको क्या है, वही वाली जो बेटियां हैं अभी, जो इमीडिएट पिछली लाइफ इनकी गई है जिसके अंदर ये गरीब रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि यार भाई वो तब भी था, आज भी प्रॉब्लम ही है, तो क्यों हम इतना झेल रहे हैं। तो उसमें ऐसा आया कि जो बड़े जमींदार फिर थे ना, जिन्होंने कभी भी इनको इनके जो इन्होंने फसल उगाई उसका पूरा इनको मेहनताना नहीं दिया, इनको हैंड टू माउथ रखा, अपने प्रेशर में भी रखा, इनसे जुड़े भी रहे, इनका सामान खरीदते भी रहे, इनकी जरूरतें पूरी भी करते रहे, कुछ इनको कर्जा वर्जा भी देते रहे, लेकिन कभी भी इनफ इनके हाथ में नहीं आने दिया। वो जो जमींदार और जमींदारों के जो परिवार है उसके अंदर इनकी पूर्व के जन्म की जो बेटियां हैं उन्होंने ही जन्म लिया, है ना। उन्होंने ही फिर इनको जो है, एक तो इनसे जो ब्रिटिश ऑफिसर वाली लाइफ में पाप हुआ उसकी वजह से गरीब रहे ये, और उससे पहले जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ था उन बेटियों ने भी आकर के जो है बदला लिया। दोस्तों एक छोटी सी चीज यहाँ पे भी हम बोलेंगे, हमारे को ना ये बात समझ में नहीं आती है कि हमने देखा है बहुत सारे परिवारों के अंदर अजीब अजीब लॉजिक होते हैं। अजीब अजीब लॉजिक ये होते हैं कि भाई अगर घर के अंदर 3 बेटे हैं तो पिताजी की जायदाद उनको मिलेगी जिसके घर में बेटा पैदा होगा, तो सारी बहुओं के ऊपर प्रेशर रहेगा हमेशा कि बेटा पैदा करके दो, बेटा पैदा करके दो, या बच्चे जिसके पैदा होंगे उनको जायदाद मिलेगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है। या फिर एक पिता होंगे और पिता की बेटियां होंगी, तो अब बेटियों को नहीं मिलेगा, बेटे को ही मिलेगा। या फिर मान लो किसी के परिवार के अंदर कोई बच्चा है, 3 उनके बेटे हैं, 2 बेटों ने शादी करी, तीसरे बेटे ने शादी नहीं करी भी, उसको कुछ और करना था अपनी लाइफ के अंदर, एंड ही इज डूइंग समथिंग एल्स,
तो उसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, जिसने शादियां करी उसको मिले। इसमें ये आता है लॉजिक सामने कि भाई उसको क्या जरूरत है। हम ऐसा समझते हैं उसको क्या जरूरत है क्या नहीं है, इसका दूसरे बेटों को क्या लेना देना। भाई मेरे पास मान लो 5 करोड़ रुपए हैं, मेरे को जरूरत है या नहीं है उससे क्या लेना देना, भाई मैंने कमाए हैं वो, जो मेरे हक की चीज है वो मुझे मिलनी चाहिए ना, मैं उसमें आग लगा दूं। ठीक है। लेकिन ये जो सारे ना परपंच हैं, लालच से भरे हुए परपंच हैं, जिसके हिसाब से लोगों ने अपने लॉजिक आसपास कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों का ना हक मार लेते हैं, है ना। हमारे हिसाब से ये पर्सनल हमारा ओपिनियन है और हमारे को लगता है कि सही भी है। हमारे हिसाब से सीधा मैथ होना चाहिए कि भाई जब तक माता पिता जिंदा है, जब सब कुछ माता पिता का है, पिता अगर चले जाते हैं तो सब कुछ माता का है, माता जाती है तो उसके बाद जितनी उनकी संतान है, बेटा है, बेटी है, शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा है, कोई ब्रह्मचारी बन गया, किसी ने सन्यास ले लिया, किसी ने कुछ कर लिया, है ना, वो सब कुछ साइड में हटा करके सीधी सी बात होनी चाहिए कि माता जी अगर गए, उसके बाद जितनी संतानें उनकी थी, सबके अंदर बराबर उनका जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ जाना चाहिए। अब बेटियों को आगे देना है नहीं देना, मतलब वो उनकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति वो अपने हिस्से की जायदाद लेगा उसमें आग लगा दे, वो उसकी मर्जी है ना। लेकिन सिंपल मैथ होना चाहिए, क्योंकि ये वाला मैथ नहीं होता है, इसकी वजह से समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। जैसे कि ना एक विशेष कम्युनिटी है जिसका हमारे को पता है, उस समाज में क्या होता है कि जो बेटियां होती है ना, उनको जो है जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, बिल्कुल क्लियर है बड़ों का। लेकिन ये होता है कि पूरा जीवन भर जो बेटी है उसका खर्चा या तो उसका पिता उठाएगा या उसके भाई उठाएंगे। तो आप देखिए पूरा एक होता है ना कि आपको किसी व्यक्ति को कुछ एस्टैब्लिश करना है, आप एक बार दे दो, ठीक है। पूरे जिंदगी भर भाइयों पे और पिताओं पे खुद पे भी प्रेशर रहता है कि अभी इतना देना है उतना देना है। और फिर वो जो बेटियां हैं, देखो उनको उनका हक तो मिल नहीं रहा है, भाई जो उनका हिस्सा बनता है। तो पूरे जीवन भर वो अपने अपने ही भाई के घर में, अपने ही पिता के घर में डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखती हैं, क्योंकि पूरे जीवन भर उनको उस घर से लेकर के जाना होता है। ये भी मेरे को दे दे भाभी, ये भी मेरे को दे दे, है ना, छोटी छोटी चीजें भी मेरे को दे दे कि मैं ले जाऊं, है ना। तो मतलब एक प्रकार से ना वो जैसे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली एक लालच माइंड में चलता रहता है ना? इससे बढ़िया है हिसाब एकदम हमेशा क्लियर होना चाहिए कि भाई यही सिस्टम है, माता पिता हमारे बाद जो हमारी संतान है, सबके अंदर जो है बराबर बराबर जो है बटेगा। ठीक है जी। आपने बेटियों की शादी में दहेज नहीं दिया, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिर सीधा हिसाब होना चाहिए, जैसे जितना खर्चा बेटों की शादी में करे उतना खर्चा आपने बेटियों की शादी में कर दिया। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ठीक है, सबके बच्चों का वो किया, गए तो उसके अंदर सबको बांट करके गए, है ना। ये सारे जो लॉजिक्स हैं कि इस चीज की वजह से मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, उस चीज की वजह से मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ये सब सब जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर रियल कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं होता। ये सब कुछ जो है लालच से ड्रिवन चीजें, जिसके अंदर फिर लोग एक दूसरे का हक मारते हैं, है ना। तो हमारे को थोड़ा सा हमारे को लगता है कि इसके ऊपर ये करेक्शन करने की हमारे को आवश्यकता है हमारे समाज में। तो फिर आप देखो ना, अच्छा जिसका जो हक है ना, जिसका जो अधिकार है ना, आपकी 4 संतानें थी एक उदाहरण के तौर पे, वो उस वाले जीवन के अंदर उसमें बेटों को दे दिया, बेटियों को फिर आपने नहीं दिया ना, और बेटियों को आपने रियल, हर इंसान को ना रियलाइज होता है कि हमारे को जैसे मक्खी की तरह निकाल दिया गया, है ना। तो फिर आप देखिए कि जब वो उन्होंने, इनको नहीं लगा कि उनको जरूरत थी, तो फिर जब जिस जीवन में फिर वो जमींदार बने, उसके अंदर ये गरीब किसान थे, उनको उनको भी फिर गरीब किसान के ऊपर कोई तरस नहीं आया। उस गरीब किसान को बांध के तो रखा अपने साथ, इनके परिवार को, लेकिन हमेशा उनके मन में यही भाव रहा कि इतने पैसे लेके ये क्या करेंगे। जैसे आपने सोचा था कि ये लेकर के क्या करेंगे ना, और आपको लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत आदर्शवादी हूं, क्योंकि मैं तो बेटों को ही दे रहा हूं और बेटों का ही होता है ना। तो जो हमारी संतान है, बेटा है बेटी है, ठीक है, सबका जो हक है माता पिता के प्रेम पे, वो बराबर होना चाहिए। और माता पिता के बाद जो कुछ उनका है, उसके ऊपर भी जो अधिकार है सभी बच्चों का बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से हम चलेंगे, जो हिसाब हम क्लियर करके चलेंगे ना, तो आगे के जो है फिर ऐसे घूम फिर करके, कान घुमा करके, कान जैसे होता है ना कि क्या हुआ, डायरेक्टली तो मिला नहीं बेटियों को, तो उन्होंने क्या किया, वो इधर से पकड़ लिया कान को ना घुमा करके, जमींदार बन करके अपना हक चूसा फिर इनसे, जबरदस्ती पूरा जिंदगी भर खून पिया। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई आत्मा आपका खून पिए इस प्रकार से, तो जो उनका हक बनता है वो हक हमको हमारे एंड पे जितना हम सही कर सकते हैं हमारे को देना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों लास्ट क्वेश्चन फिर से इन्होंने पूछा कि भाई अब फिर बेटे के लिए क्या करें, बच्चे के ऊपर ये एंटिटी है,
और वो सेटल नहीं होना चाहता, तो बहुत डिस्टर्ब कर रखा है, सोल्यूशन तो बताओ। तो गाइड से सोल्यूशन आया मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, कि भैया आप इस प्रकार से साधना कीजिए, इस प्रकार से वो कीजिए। लेकिन फिर जो बहन अपना पीएलआर करा रही थी, उन्होंने प्रश्न पूछा कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझसे मेडिटेशन होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ, तो मैं फिर सॉल्यूशन कैसे करूंगी? आप जिस भी रूप में आप कह रहे हो कि परमात्मा को याद करना है, एनर्जी देनी है ना, तो वो मैं कैसे करूंगी? क्योंकि मेडिटेशन तो मेरे से हो ही नहीं पाता ना। तभी तो मैं प्रॉक्सी पीएलआर भी करा रही हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो इनके गाइड ने सोल्यूशन ये दिया प्यारे भाई और बहनों, कि मेडिटेशन इस बच्ची से इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एक बहुत लंबे समय से इसने दुखों को अपने अंदर दबा रखा है, दबा करके रखा हुआ है, कंप्रेस करके रखा हुआ है। क्योंकि सारे इमोशंस अंदर दबे हुए हैं, इसकी वजह से इसका ध्यान नहीं लगता। वो बहुत ज्यादा ये ना, देखो मेडिटेशन क्या है कि हमारा जो पात्र है, जो हमारा घड़ा है ना, इसके अंदर हमारे को दिव्य शक्ति जो है उसको भरना है। लेकिन वो घड़ा जो है मोटे मोटे जैसे वो ना पत्थरों से भरा हुआ है वो पहले से, और वो पत्थर बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो जगह ही नहीं है, बिल्कुल एयर टाइट हो गया। तो ऊपर से प्रकाश अगर आता भी है तो उसके अंदर जा नहीं पाता, वो मटका भर नहीं रहा है, क्योंकि पहले से टू मच फुल है। ये इनके गाइड ने बताया। तो गाइड ने कहा कि जो अंदर के इमोशन हैं, जैसे जैसे ये उनको बाहर निकालती जाएंगी, जैसे जैसे उनको रियलाइज करती जाएंगी, वैसे वैसे इनका मेडिटेशन जो है वो होने लगेगा, और फिर जो है ये ध्यान जो है कर पाएंगे, और भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो बातें इनके अंदर है, बहुत सारी बातें इन्होंने छुपा भी रखी हैं, वो बातों को छुपा करके नहीं रखना है, इनको रिलीज करना है अपने इन इमोशंस को। तो ये इनके गाइड ने इनको गाइडेंस दिया। और फिर क्या है, ये और प्रश्न पूछ पाती। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ये वाला जो सेशन होता है ना, ये 40 मिनट्स का होता है। जो ध्यान में बहन गई होती है, उनकी भी ना अपनी एक क्षमता होती है कि कितना वो कनेक्टेड रह सकते हैं। फिर एक टाइम आता है जब ध्यान ना टूट जाता है, ठीक है, या 40 मिनट्स में जो सेशन है वो खत्म हो जाता है। तो इनके केस में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद उनका मतलब उनकी जैसे कैपेसिटी होती है, जब आप ऐसे ऊपर जाते हो ना, तो बहुत थकान, दिमाग पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो उनका वो हो गया, उनका वो कनेक्शन टूट गया, तो आगे की बात नहीं हो पाई कि भाई कैसे फिर इमोशंस को रिलीज करना है। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि हमारी जो प्यारी बहन है, उन्होंने जो वीडियो है उसको देखा होगा। हम जो है सोल्यूशन हमारे एंड से, जो हमारे को जब हमने पूरा सुना, हमारे को जो टच हुआ, वो सॉल्यूशंस हम आपको दे देते हैं कि कैसे आप एंटिटी को भी रिलीज करा पाएंगे। क्या आपको ऐसा करना है जिससे कि वो बच्चा रिलीज हो जाएगा, और अपनी जो उग्रता उसकी आपके ऊपर है, वो उग्रता जो है वो मत, पहले वो शांत हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे जो है आपका जो साया है घर से जाएगा। समय लगेगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। और ये अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, इनको कैसे रिलीज करना है वो भी बता देते हैं। पहले इमोशन रिलीज करने वाली बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है, इमोशंस कैसे रिलीज होते हैं? अब एक देखो, एक होता है कि आप मेडिटेशन खुद करते हो, खुद ध्यान करने का प्रयास करते हो। एक होता है कि जैसे हम हिप्नोथेरेपी के सेशंस कराते हैं। देखो, हर किसी को हम इतना खुल करके नहीं बोलते कि आप ये करो ही करो, क्योंकि ये पेड सर्विसेज है। अब देखो, अब ये जो सेशंस हम करते हैं, चाहे इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन हो, जिसके अंदर पहले भी हमने वीडियो के अंदर बताया, कॉर्ड कटिंग का सेशन हो, इस प्रकार के सेशंस अगर आप किसी प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उनसे ये सेवा लेने का प्रयास करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब होता है, तो रेगुलर वो काउंसलर से मिलता है, रेगुलर वो साइकोलॉजिस्ट से मिलता है। जैसे हम भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हो, वो इस प्रकार के सेशंस कराते हैं, जो हिप्नोथेरेपी में ट्रेंड होते हैं, ये ऑल्टरनेट हीलिंग मेथड्स बोलते हैं इनको, तो उसको यूज करते हैं ना, आपको वो इमोशंस रिलीज करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो एक एक सेशन के आपको 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए देने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जो प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, मैं क्लिनिक खोल के, अब हम तो क्लिनिक हमने नहीं खोला हुआ, हम तो ऑनलाइन ही करते हैं जो कुछ भी करते हैं। तो लेकिन आप जाते तो इतना इतना खर्चा होता है ना, उससे इमोशन रिलीज होते हैं। अब क्या है कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो मतलब खर्चा वर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या है कि इमोशंस को रिलीज करने के लिए ही ये जो हमने हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप है, जो हमारे चैनल के ऊपर हमने वो की हुई है, ठीक है, इसके अंदर आपको मंथली आपका एक एक्सपेंस होता है 399 रुपीज का। लेकिन 399 रुपीज के अंदर आपको 5 से 6 अलग अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस अटेंड करने को मिलते हैं। हिप्नोथेरेपी का मतलब ही यही है कि आपको ऐसी अवस्था में लेकर के जाना जिसके अंदर आपके अंदर जो चीज दफन है,
आपके अंदर, फॉर एग्जाम्पल इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन होता है, उसमें क्या होता है कि आप आज जो अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे हो, जो पर्सनालिटी जैसे दब जाती है, कई सारे लोग हैं वो खुल करके नहीं बात कर पाते, उसका आपकी आज की नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। आज आपको सब कुछ पता है कि कैसे डील करना होता है, क्या बोलना होता है, लेकिन बचपन का कोई ट्रॉमा है आपके अंदर, आपका ही बचपन वाला वर्जन जीवित है। हीलिंग अभी वाले वर्जन को नहीं चाहिए, उस बच्चे को चाहिए, है ना? तो इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या होता है कि गहरा ध्यान करा करके या हिप्नोसिस की अवस्था के अंदर आपको ले जा करके सबकॉन्शियस माइंड को ओपन किया जाता है और उस बच्चे को हील किया जाता है। तो इस प्रकार के 5 से 6 सेशंस हर महीने कंडक्ट किए जाते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन हमारा ये वाली बहन को है, इनके गाइड ने कहा कि इनके अंदर जो इमोशंस दबे हुए हैं, उनको रिलीज करने की इनको आवश्यकता है। तो इनको हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप लेनी चाहिए। और जो ये हिप्नोथेरेपी के, एक होता है आपने खुद मेडिटेशन करना है, वो क्या होता है बैठ करके करते हो, आप खुद ध्यान लगाते हो। हिप्नोथेरेपी में क्या होता है, आपको लिटाया जाता है, पहले 1 सवा घंटा तो वो इस प्रकार से कॉमेंट्री कराई जाती है, इस तरह से कराया जाता है कि आप कि जो मोटर फंक्शन है वो नम हो जाए। अब ये वाली बहन जो है नहीं कर पाते फोकस, इनको इस चीज का डर भी है, लेकिन क्या होता है कि 5 6 बार आप करोगे हर महीने ना, तो क्या होता है धीरे 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 फिर होने लगेगा। तो कहने का भाव है अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए इनको हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप लेनी चाहिए, ठीक है? और सारे जितने सेशंस हैं उनको इनको अटेंड करना चाहिए जब जब हम सेशंस कराएं। उसके अलावा जो एंटिटी को रिलीज करने की बात है, जैसे जैसे ये अपना रिलीज करते जाएंगे इनका ध्यान थोड़ा लगने लगेगा। एंटिटी को रिलीज करने के लिए इनके केस के अंदर सबसे पहले इनको सोमनाथ जी के रूप में परमात्मा शिव को याद करना चाहिए, और सोमनाथ जी के रूप में याद करके एंटिटी को एनर्जी नहीं देनी है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना है जिनके घर इन्होंने उजाड़े हैं। अब याद तो हमारे को होता नहीं है, तो ध्यान किया जाता है, ध्यान के अंदर इस चीज को सीखा जाता है, और ध्यान के अंदर एक मतलब वो विजुलाइज किया जाता है कि मैं उन सभी आत्माओं का आवाहन करती हूँ, आवाहन करता हूँ, है ना, जिनके घर मेरी वजह से उजड़ गए थे, जिनकी धन संपदा मेरी वजह से उजड़ गई थी, जिनके जीवन में दरिद्री आ गई थी। तो फील किया जाता है कि जैसे उनकी एनर्जीज हमारे सामने, तो परमात्मा शिव सोमनाथ के रूप में हम उनको याद करेंगे, तो उनसे तेज गोल्डन प्रकाश आएगा, और ये आत्माएं अभी जहां कहीं भी है, जहां कहीं भी उन्होंने जन्म लिया हुआ है, वहां पर हम उनको गोल्डन एनर्जी देंगे, और ये संकल्प करेंगे कि इनके जीवन में ये अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इनके जो जैसे अटकलें आती है ना, वो अटकलें रिजॉल्व हो जाएं, ये अपने घर बना पाए अपने लिए। जो इनकी अगर कोई जीविका के चलाने में कोई इनको दिक्कत आ रही हो, तो वो ठीक हो जाए, उसके ब्लॉकेजेस हटे इनकी लाइफ से। तो धन धान्य से वो सभी आत्माएं संपन्न हों जिनके घर मैं उजाड़ करके आई हूँ, जाने अनजाने में नौकरी कर रही थी, क्षमा मांगनी है उनसे, और सोमनाथ जी का ध्यान करके उन सभी आत्माओं को रेगुलरली एनर्जी देनी है। क्योंकि ये जो एंटिटी इन पे उग्र है, ये एंटिटी इसलिए उग्र है क्योंकि वो ऐसी ही आत्माओं का नेतृत्व करने वाली आत्मा है। वो इसीलिए सिर्फ गुस्से में नहीं कि उसको गोली मार दी, उसको क्रोध इसी चीज का है कि घर उजाड़े आप। तो जैसे जैसे आप ये वाइब्रेशन फैलाते जाएंगे कि दूसरे लोग धन धान्य से संपन्न होते जाएं, उनको अपना सर छुपाने के लिए अच्छी छत मिले, या उनके पास जो छत है वो और पक्की हो जाए और अच्छी हो जाए, उनके जीवन में समृद्धि आ जाए। तो ये करने से जो ये एंटिटी है इनका क्रोध शांत होगा। पहले तो जो उग्रता है रहेगी, लेकिन उग्रता शांत होने लगी क्योंकि वो देखते हैं कि मैं देखूं तो सही ये जेन्युइनली कर रहे हैं इस चीज को, या बस अपना मतलब साधने के लिए। उग्रता शांत होती जाएगी। जैसे जैसे उसकी उग्रता शांत होगी, उसने जो प्रभाव इनके ऊपर डाल रखा है उसकी वजह से भी जो ये मेडिटेशन नहीं कर पाते, वो फर्दर और खुलता चला जाएगा। फिर जैसे आपने ये किया, तो फिर उस बच्चे को मुक्त कराने के लिए बाबा महाकाल का ध्यान करेंगे, है ना, महाकाल बाबा की एनर्जी लेके रेड लाइट को जो है चारों दिशाओं के अंदर फैलाएंगे। बच्चे को इमर्ज करेंगे, बच्चे से जुड़ी हुई एंटिटी उसको इमर्ज करेंगे, और फील करेंगे कि लाल रंग का प्रकाश जो है उनके ऊपर बरस रहा है, और जो भी आत्मा है वो अपने सर्व बंधनों से मुक्त होती चली जा रही है। अब यहाँ पर इनकी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक ये बहुत अच्छे इंसान है, कभी इन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, इन्होंने अच्छा सोचा। तो अब देखते हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है? उससे क्या होगा, तो 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि पहले आप रेगुलरली हिप्नोथेरेपी के सेशंस के लिए ऑप्ट कीजिए, ठीक है? वन ऑन वन में तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप ये हीलिंग सर्कल प्लस के माध्यम से आप ये सारे अपने रेगुलर सेशंस अटेंड कीजिए, आप ध्यान आप कर पाएंगे।
और जब आप कर भी रहे हो तो उस टाइम पे भी सेकंड स्टेप इज सोमनाथ जी का ध्यान करना है और उन सबको देनी एनर्जी जिन लोगों का आपने घर उजाड़ा है। फिर थर्ड स्टेप इज जब आप ये कर लोगे, उग्रता उस बच्चे की शांत हो जाएगी, फिर उसको मुक्त कराने का कार्य आपको करना है। ये जो पूरा प्रोसीजर है, मैं ऐसा समझता हूँ कि कम से कम 6 से 9 महीने ये प्रोसीजर लेने वाला है। इसके अंदर आपकी धीरे 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 सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, बच्चा भी जो ठीक होता चला जाएगा। इसके दौरान जो है हम हमेशा बोलते हैं कि जब बाधा होती है तो एक तो ब्रह्मचर्य की संपूर्ण धारणा घर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है, आपको सात्विक अन्न जो है आपको इंश्योर करना है कि आप सात्विक अन्न खाएं। मांस, मदिरा, ये अंडे फंडे, ये सब जो है इनको अपनी लाइफ से अगर हैं तो इनको डिलीट करना है, सात्विक अन्न आपको रखना है और विकार के अंदर जो है नहीं जाना और ज्यादा से ज्यादा जो अपने विचार हैं उनको शुद्ध रखना है। अब ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए भी एक निशुल्क मेडिटेशन का कोर्स है जो कराया जाता है हर महीने। उसके ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो के अंदर हम अभी पिंड कमेंट में शेयर कर देंगे। अभी तो मार्च है, इस महीने का तो कोर्स काफी हो गया है और जो नेक्स्ट मंथ है उसके मिड अप्रैल के अंदर फिर से जो कोर्स है उसकी क्लासेस है वो शुरू होंगी। तो आप वहां पे वो सिखाया ही जाएगा कि कैसे आत्माओं को हम इमर्ज करते हैं, कैसे आत्मिक स्वरूप में हम टिकते हैं, कैसे उनका कल्याण करने के लिए भोलेनाथ से शक्ति लेकर के उनको देते हैं। ये इसी के ऊपर जो पूरा केस है, जो कोर्स है वो मतलब आधारित है कि अपने कार्मिक अकाउंट हमारे को कैसे सेटल करने हैं। तो आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, पूरी तरह से निःशुल्क है कोर्स, ये वाला पूरी तरह से निःशुल्क है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसको अच्छे से सीखिए। ठीक है जी। तो हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हमने आज बनाया इससे आपको कई सारे आपको आपके जीवन में भी अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जो घटित हो रही हैं तो उसके उत्तर आपको प्राप्त हो गए होंगे। किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है, उसके जो सोल्यूशन भोलेनाथ की कृपा से हम प्रस्तुत कर पाए, हम समझते हैं उनसे भी आपको कुछ लाभ मिला होगा। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, लाइफ के अंदर और क्लैरिटी आती जाए, है ना, आप अच्छा अच्छा कार्य कर पाए, खुद का भी भला करें, दूसरों का भी भला करें। इसी शुभ संकल्प के साथ हमारा जो आज का जो सेशन है, जो वीडियो है, इसको हम संपन्न करेंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।